साथियों, सेवा जोहार। कोया पुनेम गोंडवाना महासभा इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं मनोज सिंह कमरू, मेरी ओर से आप सभी को सेवा जोहार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के बारे में। साथियों, अगर हम पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करें तो पृथ्वी की उत्पत्ति जब हुई तब पूरी दुनिया एक ही स्थलखंड पर जुड़ा हुआ था, जिसे पेंजिया का नाम दिया गया। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय एक ही स्थलखंड था जिसमें आज 7 महाद्वीपों में जो धरती बटी हुई है वो सिर्फ एक ही भूखंड पर स्थित था, जिसे पेंजिया कहा जाता था। और समस्त जलीय भाग जो है को पेंथलासा कहा जाता था। जिस तरह से धरती का विखंडन हो रहा है, समय बीतने के साथ साथ धरती कई खंडों उपखंडों में बढ़ती चली जा रही है। समय के साथ स्थलखंड में बदलाव आया और बदलाव आने के साथ साथ धरातल जो है 2 मुख्य भूखंडों में बट गई, जिसमें उत्तर की ओर जो भूखंड बटा वो लॉरेशिया कहलाया, अंगारा लैंड के नाम से जाना गया, और दक्षिण की ओर का जो भूखंड है था वह गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। तो वनस्पति शास्त्र के वैज्ञानिक प्रोफेसर वेगनर ने वनस्पति शास्त्रवेत्ता प्रोफेसर वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के अनुसार वेगनर ने बताया कि किस तरह से जो स्थलखंड है वो 2 भूखंडों में जब बटी थी उस समय एक भूखंड अंगारा लैंड कहलाता था, दूसरा भूखंड गोंडवाना लैंड। लंबे समय बीत जाने के बाद अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की जो नदियाँ थी, इन नदियों के बहाव से धीरे धीरे जो टेथिस सागर था जो लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड को अलग करता था। वेगनर ने बताया कि लाखों वर्षों तक जब लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के स्थलखंड की जो नदियाँ थी टेथिस सागर पर अपने अवसाद जमा करती गई, और यह प्रक्रिया सतत चलते रहने के कारण जो वर्तमान में टेथिस सागर जो था उस जगह पर हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति हुई, हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति हुई। और हिमालय पर्वतमाला जो है दोनों ओर की नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए अवसादों से जो सागर था वो भरता गया, उथला होता गया, और उथला होने के साथ साथ धीरे धीरे वह जब दोनों ओर से उथले सागर पर दबाव पड़ा, प्रेशर पड़ा, तो स्थलखंड जो है खिसकता गया और स्थलखंड 2 भागों में बटा। जो 2 भाग में बटे हुए स्थलखंड थे वो धीरे धीरे लाखों वर्षों बाद और कई खंडों में बट गया, और कई भूखंडों में हमारी पृथ्वी वो बट गई। और हम बात करें अगर लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड की, तो लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में अलग अलग कल्चर
के मानने वाले लोगों की प्रजातियों का विकास हुआ। अलग अलग कल्चर के मानने वाले लोगों की प्रजातियां विकसित हुई और काफ़ी लंबे समय तक दोनों भूखंड एक दूसरे से अलग रहे और उनमें सभ्यता का विकास होता रहा। अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में, तो भारत भी गोंडवाना लैंड का एक प्रमुख हिस्सा रहा है और जो गोंडवाना लैंड जो रहा उसमें भारत, अमेरिका, अंटार्कटिका, मेडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका ये गोंडवाना लैंड के हिस्सा हुए और भविष्य में लाखों साल बीतने के बाद कालांतर में जो है गोंडवाना लैंड भी अपने मुख्य भाग से अलग हुआ, विखंडित हुआ। और जब गोंडवाना लैंड की जो कॉन्सेप्ट आई, जो थ्योरी आई, वेगनर महोदय ने जो इसे महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के रूप में इसे प्रमाणित किया और इस थ्योरी के अनुसार जो है उन्होंने पृथ्वी को बताया कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले एक ही भूखंड था जिसे पेंजिया का नाम दिया गया और जली भाग को पेंथलासा कहा जाता था। समय बीतने के साथ दो भूखंड हुए, दो भूखंड होने के साथ साथ जो है और कई भूखंडों में बंटते गए। और मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा, पूरी धरती जो है 6 मुख्य भौगोलिक दृष्टि से जो है 6 मुख्य प्लेटों में बटी हुई है। इन प्लेटों का आपस में खिसकना, आपस में सरकना ये चलते रहता है। ये चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है जिससे इन प्लेटों के खिसकने से भूखंडों का निर्माण, पुनर्निर्माण, विस्थापन, खिसकाव ये प्रक्रिया हमेशा जो है सक्रिय है। इसलिए स्थलखंड अपने मुख्य भाग से कहीं अलग हो जाते हैं, कहीं मिल जाते हैं और धरती का जो भूखंड का विस्थापन, पुनर्विस्थापन चलते रहता है। प्लेटों का खिसकना और प्लेटों का खिसकाव चलते रहता है और यही वजह है कि इन प्लेटों के खिसकाव से, इन प्लेटों के खिसकाव होने से कई बार जो है ज्वालामुखी और भूकंप भी आ जाते हैं और धरती का जो सृजन है, धरती के विभिन्न आकारों का बनना, पर्वत, पठार और मैदानों का बनना, ये प्रक्रिया जो है निरंतर चलते रहती है। यूँ तो धरती की जो आकृतियाँ हैं विभिन्न दो मुख्य रूप से बनती हैं। एक तो प्लेटों के खिसकने के कारण भूभाग में उत्थान और पतन होता है, धंसाव आ जाता है और पर्वत बड़े भूभाग ऊपर उठ जाते हैं। हम अगर भौगोलिक भाषा की बात करें तो इसमें अनाच्छादन होते रहता है, अनाच्छादन, और यह प्रक्रिया हमेशा चलते रहती है। तो हम गोंडवाना लैंड के संदर्भ में विशेष रूप से बात करते हैं तो प्रोफेसर वेगनर ने जो पूरा जलवायु शास्त्रवेत्ता और वनस्पति शास्त्रवेत्ता होने के नाते उन्होंने बताया कि किस तरह से भारत, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका के जो भूखंड थे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। तो इसके लिए उन्होंने जो प्रमाण दिए, एक दूसरे के साथ जुड़े होने का उन्होंने जो प्रमाण इकट्ठा किया, वेगनर ने बताया कि इन भूखंडों को अगर हम जोड़ कर देखें, एक स्थलखंड के और दूसरे स्थलखंड के छोर को, आज भी हम संयुक्त गोंडवाना लैंड की धरती को अगर जोड़ कर देखते हैं तो हमें ये जानकारी मिलती है कि इन स्थलखंडों में रहने वाले जो लोग हैं उनमें, उनकी कल्चर में सांस्कृतिक समानताएं हैं। जो ट्राइब्स के जो लोग हैं, जो कोयतुर समुदाय के लोग हैं, गोंडी भाषी लोग हैं,
इनमें सांस्कृतिक समानता पाई जाती है। विशेषकर जनजातियों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इनमें समानताएं पाई गई। न सिर्फ इंसानों की समानताएं, बल्कि प्रोफेसर वेगनर ने बताया कि हम जो वनस्पतियां हैं, जो वनस्पतियां इन भूखंडों में पाई जाती हैं, कई वनस्पतियां इन भारत, अमेरिका, भारत, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, अंटार्कटिका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, इन जगहों पर एक ही जो वनस्पतियों की जो प्रजातियां हैं कई भूखंडों में पाई जाती हैं। तो इस आधार पर उन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करके उन्होंने बताया कि कभी न कभी ये भूखंड एक साथ जरूर जुड़े रहे होंगे। तब यहाँ के जो निवासी हैं, इन निवासियों में सांस्कृतिक एकता पाई जाती है, विशेषकर जनजातियों में, कोयतुर समुदाय के लोगों में भाषाई समानताएं पाई जाती है, वनस्पतिक समानताएं पाई जाती है। स्थलाकृतियों के एक स्थलखंड से दूसरे स्थलखंड को अगर हम ऐसे मिलाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें उसमें मैच करती हुई पाई जाती है साथियों। तो उन्होंने वनस्पतियों का अध्ययन किया, जीव जंतुओं का अध्ययन किया, मानव की जो कल्चर है, स्वभाव है, मानव की जो सभ्यता है उसका अध्ययन किया। और इन बहुत सारे तथ्यों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये स्थलखंड कहीं न कहीं प्राचीन काल में, पुराने समय में एक साथ जुड़े रहे होंगे। और वैज्ञानिक इसका अध्ययन कर उन्होंने स्पष्ट किया कि यह जो गोंडवाना लैंड है उसमें बहुत सारी सांस्कृतिक और प्राकृतिक समानताएं होने के कारण ये भूखंड एक रहे। और जब एक रहे तो इसका नामकरण की जो बात आई तो स्वाभाविक है कि धरती के आधे भूखंड में अगर एक तरह की समानताएं पाई जाती है तो उसकी बहुत अच्छे से उन्होंने पड़ताल की, बहुत अच्छे से उन्होंने रिसर्च की और तब कहीं गोंडवाना लैंड की थ्योरी, गोंडवाना लैंड का सिद्धांत निकल कर आया। और ये दुनिया की आधी धरती पे गोंडोला कोयतुर गोंडवा व्यवस्था के जो मानने वाले लोग हैं, कोया पुनेमी लोग हैं, जो गोंडी भाषिक लोग हैं, वो रहते थे। आज भी न्यूजीलैंड में भी गोंडी बोली जाती है। कुछ जगहों पर वहाँ के भी ट्राइब्स गोंडी भाषा को जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया के भी जो गोंड समुदाय हैं वो भी गोंडी भाषा की जानकारी रखते हैं साथियों। तो जिस तरह से प्रोफेसर वेगनर ने जाने माने विद्वान रहे हैं, आप अगर चाहे आर्ट्स में हो चाहे साइंस में हो, वेगनर को हर कोई व्यक्ति पढ़ा ही है। तो इतने बड़े विद्वान ने इस गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया के कॉन्सेप्ट को क्लेरिफाई किया और विथ प्रूफ के साथ उन्होंने साइंटिफिक रूप से साबित किया कि आधी धरती पर गोंडवाना थी। तो दोस्तों, आज हमें इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है, इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जब आधी धरती, आधी दुनिया गोंडवाना की है। गोंडवाना संस्कृति विश्व संस्कृति की जननी है। गोंडी सभ्यता ने, कोयतुरियन व्यवस्था ने लोगों को सभ्यता के विकास में, मानव के उत्तरोत्तर विकास में कोयतुरियन टेक्नोलॉजी, कोयतुरियन व्यवस्था, प्राकृतिक सम्मत व्यवस्था की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और मानव समुदाय का जब विकास हुआ तो पूरी दुनिया में सबसे पहले गोंडवाना लैंड में विकास हुआ। और गोंडवाना लैंड में जब विकास हुआ तो वनस्पति शास्त्रवेत्ता डॉक्टर नरेंद्र भार्गव ने अपने बुक्स में, अपनी किताबों में लिखे हैं वो कि दुनिया में सबसे पहले जीव की उत्पत्ति हुई तो वो गोंडवाना धरती पर हुई। दुनिया पर सबसे पहले जीव की उत्पत्ति हुई वो गोंडवाना धरती पर हुई। और गोंडवाना धरती पर प्रोटोजोआ की उत्पत्ति हुई, सबसे पहला जीव था। तो यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है
कि जब आज से लगभग 35 करोड़ साल पहले के भी गोंडवाना कालीन जीवाश्म मौजूद हैं, गोंडवाना कालीन साक्ष्य मौजूद हैं, जो वैज्ञानिकों के द्वारा रिसर्च करके खोज करके यह बात सर्टिफाइड हो रही है, प्रमाणित हो रही है कि ये गोंडवाना कालीन है। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया कि लगभग 35 करोड़ वर्ष पूर्व गोंडवाना कालीन जीवाश्मों के अवशेष छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले में पाए गए हैं और बलरामपुर जिले, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में गोंडवाना कालीन जो पेड़ पौधों के कटे हुए जो ठूंठ हैं वो पाए गए हैं। तो आप लोगों को समझने की आवश्यकता है दोस्तों, आप लोगों को अपने वजूद पर, अपने वास्तविकता को और अधिक समझने की आवश्यकता है, अपने वास्तविकता को और अधिक जानने की आवश्यकता है। आज बात आती है जब गोंडवाना लैंड की, तो लोग गोंडवाना लैंड से मुंह फेर लेते हैं। बात आती है कोइतुरियन सभ्यता की, गोंडी भाषिक क्षेत्रों की, गोंडवाना के लोगों की, तो लोगों को लगता है कि गोंडवाना गोंड जाति की है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। गोंडवाना राष्ट्रवाचक है। गोंडवाना एक प्रथम सामाजिक व्यवस्था, कोइतुरियन व्यवस्था का वाहक है। और गोंडवाना के बिना अगर हम बात करें तो न तो दुनिया का इतिहास पूरा होता है और न ही भूगोल पूरा होता है। तो हमारे पुरखा लोग, हमारे पूर्वज उस व्यवस्था के वाहक हैं, उस व्यवस्था के प्रतिपादक हैं, जिन्होंने प्राकृतिक सम्मत जीवन शैली का विकास किया और प्रकृति के अनुकूल जाकर प्रकृति को समझा, नेचर को जानने की कोशिश की, नेचर को जाना, नेचर का अध्ययन करके जिस तरह से नेचर निरंतर गतिशील है और बिना नेचर के कार्यों में, बिना अवरोध के नेचर जो है गतिशील है, उसी तरह से नेचर से सीख कर हमारे पहंदी पारी कुपार लिंगो बाबा ने बहुत सारी वृक्षों, वनस्पतियों, जीव जंतुओं इत्यादि का अध्ययन किया। और जब बहुत सारे वनस्पतियों का अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने एक सामाजिक व्यवस्था बनाई, जिस व्यवस्था से आज भी हमारे जो गंड जीव के लोग हैं, गोंडवाना कोइतुरियन सभ्यता को मानने वाले जो लोग हैं, इस व्यवस्था से आज भी शासित हो रहे हैं। तो उन्होंने 750 सगा गोत्र की जो व्यवस्था बनाई, जिस व्यवस्था के तहत सभी अलग अलग गोत्र के लोगों को एक जीव, एक वनस्पति और एक वृक्ष, इनकी संरक्षण और इनके दोहन, इनका संरक्षण और इनका उपयोग की उन्होंने जो संरचना की जो बात की। जैसे कि हम बात करें गोंडवाना के संदर्भ में, तो गोंडी भाषा में मरकाम को मरकामड़ा कहा जाता है। मरकामड़ा मतलब आम का पेड़ होता है। और वहाँ पे जो मरकाम गोत्र के जो लोग हुआ करते थे, वो आम पेड़ को काटते नहीं थे, उसका संरक्षण करते थे, उसको काटते नहीं थे, उसको नुकसान नहीं पहुँचाते थे। और इसी तरह टेकाम की बात करें तो सागौन वृक्ष को जो है टेकाम काटते नहीं थे, नुकसान नहीं पहुँचाते थे और उसका संरक्षण करने का काम करते थे। तो बाबा पहंदी पारी कुपार लिंगो ने सभी सगा गोत्र के लोगों को, 750 सगा गोत्र के लोगों को एक जीव, एक वृक्ष, एक पेड़ को संरक्षित करने की इस तरह से सिस्टम बनाई, इस तरह से व्यवस्था बनाई कि पूरी तरह से ये बैलेंस रहे। सामाजिक व्यवस्था के साथ प्रकृति जिस तरह बैलेंस कर लेती है अपने आप को, इसी तरह से हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, पुनेम की व्यवस्था है, कोइतुरियन सभ्यता जो है वो बैलेंस रहे। क्योंकि प्राकृतिक पर्यावरण को जब क्षति नहीं पहुंचेगी, वातावरण को नुकसान नहीं होगा, तो हमारी जो जीवन चक्र है वो
अनवरत चलते रहेगी, सतत चलते रहेगी। जिस तरह से प्रकृति राइट टू लेफ्ट चलती है, उसी तरह से आप सभी को बता देना चाहूँगा, हमारी सारी व्यवस्थाएं जो है बनाई गई। जिस तरह से हम कोई भी काम करते हैं तो राइट टू लेफ्ट चलते हैं, राइट टू लेफ्ट। धरती दाएं से बाएं चलती है, उसका अनुकरण हमारे विद्वानों ने किया और उसी का अनुकरण करके धरती के समरूप चलने, प्रकृति के साथ चलने, प्रकृति के साथ सतत अपने विकास की उन्होंने कॉन्सेप्ट दी। और यही वजह है कि गोंडवाना कालीन लाखों करोड़ों साल से गोंडवाना का जो कालीन समय होने के बाद भी गोंडवाना की जो व्यवस्था थी, गोंडवाना की जो सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संपूर्ण व्यवस्था, जो गोंडियन व्यवस्था थी, कोई तुरियन व्यवस्था थी, कोई पुनेम की व्यवस्था थी, जिन कारणों से पूरी दुनिया पे कभी भी ग्लोबल वार्मिंग का खतरा पैदा नहीं हुआ, कभी भी ये समस्या उत्पन्न नहीं हुई। लेकिन आज आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ रही है। जो हमारे बर्फ़ हैं, जो दुनिया में बहुत सारे जगहों पर ग्लेशियर हैं, बर्फ़ हैं, जो ठंडे जगह हैं वो पिघल रहे हैं। धरातल का समुद्र धरातल का जो ग्लेशियर, धरती में जो कई जगह पाए जाने वाले ग्लेशियर के पिघलने के कारण, अधिक तापमान होने के कारण ये पिघल रहे हैं और पिघलने के कारण जो समुद्र का जल स्तर जो है वो बढ़ेगा और ये ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या उत्पन्न हो रही है, इन फ्यूचर ये मानवता के लिए खतरा साबित होने वाली है। क्योंकि अभी हमने प्राकृतिक समरूप व्यवस्था का परित्याग कर दिया है और हमारे लोगों क्या, पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया जो है प्रकृति के विपरीत व्यवस्था क्रम पे चल रही है और इस वजह से कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ रही है। और प्रकृति इन समस्याओं से निपटने के लिए विभिन्न देशों की सरकारें जो है प्रयासरत हैं कि हम ग्लोबल वार्मिंग से देश को, दुनिया को बचा पाएँ। लेकिन इस बात पर कोई गौर नहीं करता कि हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटी है, हमारी जो गतिविधियां हैं, क्यों ना हम ऐसा गतिविधियां से परहेज करें, ऐसी गतिविधियों को न करें जिनसे प्रकृति को नुकसान होता है, प्रकृति के विपरीत होने वाली व्यवस्था। बल्कि जो आर्यों की जो व्यवस्था है, जो